एज्यूम करता हूं मैं और आप ये बैठ के एज्यूम करते हैं कि हम किसका ऑडिट करने जा रहे हैं। हम ऑडिट करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों किसका, फिक्स एसेट्स का। मैं और आप ऑडिट करने जा रहे हैं, एक कंपनी का ऑडिट कर रहा है मैं और आप, और ऑडिट किसका करने जा रहे हैं, हमको कौन सा एरिया असाइन किया गया है, फिक्स है। और हम लोग सारे जूनियर एमआई सीनियर हैं, सही। और हमको कौन सा एरिया एलोकेट हुआ है, फिक्स एसेट। जब मैं फिक्स एसेट का ऑडिट करने जाऊंगा तो मैं हवा में ऑडिट नहीं करूंगा कि ये भी दिखा दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज होगी वो मेरे पास होगी, मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बता दें, जल्दी बता दें, क्या ये ये एसोसिएशन कहां देखी थी हमने, 315 पे। मैंने रिस्क कौन से लेवल पे आइडेंटिफाई किए थे, एसर्शन लेवल पे। रिस्क एसर्शन लेवल पे इसलिए आइडेंटिफाई किए थे ताकि जब मैं ऑडिट प्रोसीजर भी करूं तो उसी एसर्शन के अगेंस्ट कर सकूं। ये बात समझ आ रही है मैडम, आप क्लियर है इसके ऊपर? आप लास्ट क्लास में, आप लास्ट क्लास में थी, सोच क्यों रही है? 12 घंटे पहले तो क्लास हुई है हमारी। अच्छा, ये याद है हमें, एसर्शंस क्या थी, एक्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड वैल्यूएशन। तो हम रिस्क कौन से लेवल पर आइडेंटिफाई करते थे, एसर्शन लेवल। क्यों मैंने आपसे लास्ट क्लास में बात की थी कि हम रिस्क एसर्शन लेवल पर इसलिए आइडेंटिफाई करते हैं ताकि उस एसर्शन लेवल के अगेंस्ट ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सके और उस रिस्क के अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर। ये रहे हमारे प्रोसीजर्स। अब हमने क्या लिखना है, फिक्स एसेट्स के ऊपर ऑडिट। बच्चों अमन हो गया, अमन हो गया। अच्छा, अगर मुझे फिक्स एसेट के ऊपर काम करना है तो इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिक्स एसेट्स कितने के आ रहे होंगे, 100 रुपए के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्यारे बच्चों फिक्स एसेट्स कितने के आ रहे होंगे, तो 100 रुपए के आ रहे होंगे। तो मैं 100 रुपए का ब्रेकअप ले लूं, इसमें चेयर्स कितनी है, इसमें से एसी कितने हैं, इसमें से माइक्स कितने हैं, इसमें से एम्पलीफायर कितने हैं, इसमें से टेबल कितनी है, इसमें से कुर्सियां कितनी है, डेट, इसको क्या कहते हैं, इसमें सारी चीजें आ रही होती हैं। इसमें फिक्स एसेट रजिस्टर, ये नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, यार बनाया होगा आपने FR1 वगैरह में, आईए में। जो स्केड्यूल ऑफ फिक्स एसेट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको फिक्स एसेट जो डिस्क्लोजर आप बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, फिक्स एसेट रजिस्टर या फिक्स एसेट जर्नल कहते हैं या स्केड्यूल ऑफ फिक्स एसेट कहते हैं। पहले ये ले लूं, मैं पहला काम ये कर लूं, ऑब्टेन फिक्स एसेट एज एट दिसंबर 31, 2021। पहला काम तो ये कर लो भाई। मैनेजमेंट से मैं कहता हूँ मुझे ब्रेकअप दिखाओ कि ऑडिटोरियम 1 में कितनी चेयर्स हैं, कितनी एसी हैं, ऑडिटोरियम 2 में कितने चेयर्स हैं, कितनी एसी, ब्रेकअप दिखाओ ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूं। यहां तक बात समझ आती है, सिंपल सी बात जी। बट वो वैल्यू पीछे से कोई ना कोई रजिस्टर बनता होगा ना। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री आती है, क्या आती है इन्वेंट्री, लेकिन पीछे पूरा फीफो मेथड से तुम एक बनाते हो वर्किंग, साल के शुरू में इतनी थी, इतनी खरीदी, इतनी बेची, जो बच गई एंड में उसकी क्या कहते हैं, उसकी प्राइस ये है या फिर इसकी, तो वो बैक एंड पे कोई ना कोई वर्किंग्स या रजिस्टर तो होता होगा ना। आईक्यू के अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो पीएनएल में रेवेन्यू आ रहा होगा लेट्स से 1 मिलियन का, लेकिन उसके बैक एंड पे कोई ना कोई रजिस्टर तो होगा ना कि भाई कैफ 1 में इतना बच्चा इतनी फीस, कैफ 2 में इतना बच्चा इतनी फीस। यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, ये काम कर लूं पहला बच्चा, ये काम कर लूं, ये काम कर लूं। अच्छा, मैनेजमेंट का पहला दावा क्या है मैनेजमेंट का, जल्दी छेती कि ये फिक्स एसेट एग्जिस्ट करते हैं, ये मौजूद है मेरे पास, ये फिक्स एसेट एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, मैंने कहा एक काम करते हैं, सुनिएगा मैं जो लिख रहा हूं, सेलेक्ट सैंपल। सैंपल का मतलब आपने गलत लिख दिया, सैंपल नहीं, सेलेक्ट बड़ा एक्टिव रहेगा। सैंपल ना लिखेगा मतलब आप एक सैंपल देखेंगे, सेलेक्ट का सैंपल ना लिखेगा, सेलेक्ट सैंपल्स। अच्छा, सैंपल्स कहां से सेलेक्ट करूं, फ्रॉम
फिक्स एसेट रजिस्टर। क्या मतलब? मैनेजमेंट ने फिक्स एसेट रजिस्टर में मुझे बताया होगा, मुझे क्या बताया होगा? मुझे बताया होगा कि मेरे पास इतनी चेयर्स आ रही है, मेरे पास इतनी टेबल्स आ रही है, मेरे पास इतने एसी आ रहे हैं, मेरे पास इतने माइक्स आ रहे हैं, मेरे पास इतने स्पीकर्स आ रहे हैं और मेरे पास इतने बोर्ड्स आ रहे हैं। चले, और उसके आगे क्वांटिटी लिखी भी आ रही होगी। तो आपने कहा कि जो मैनेजमेंट दावा कर रही है, क्यों ना मैं इसमें से कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट करूं और सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम फिक्स एसेट रजिस्टर, और मेरे पास सैंपल्स आ गए। तो जब मेरे पास सैंपल्स आ गए तो मैं क्या करता हूं? मैं करता हूं एंड इंस्पेक्ट द फिजिकल फिक्स्ड के प्रोसीजर क्लियर है सबको? तो बड़ा आसान सा प्रोसीजर है यार। मैं आपसे कहता हूं मेरे पास 1000 चेयर्स है, आप कहेंगे सर 1000 चेयर्स का ब्रेकअप दिखाए। मैंने आपको ब्रेकअप दिखाया, आपने कहा सर मुझे ये वाली चेयर्स आप जाके फिजिकली दिखा दें। तो मैंने तो ये लिखा है सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम फिक्स्ड एसेट रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट दी फिजिकल फिक्स्ड एसेट। प्यारे बच्चों, यहां तक बात समझ आती है? दोस्त क्लियर? आप कुछ पूछना है पूछ लो। हाँ पूछो आराम से। सॉरी, मैं आपको बस इसमें इतना मसला नहीं है, इसमें मसला नहीं है इतना। चले, डन हो गया? अच्छा, क्लियर है मुझे? क्लियर है यहाँ तक? अगली एसर्शन सुनिएगा। चेयर्स आपने आके देख ली, क्या पता चेयर्स मेरी हुई ना? क्या देखने से ये पता चल जाएगा कि ये चेयर्स वाकई में आईक्यू ने खरीदी है? ऐसा क्या डॉक्यूमेंट आप देखेंगे, ऐसा क्या डॉक्यूमेंट आप देखेंगे जिससे कंफर्म्ड हो जाएगा कि चेयर्स आईक्यू की है? जबरदस्त। क्या बोला? जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों। सेलेक्ट samples from fixed asset and inspect original supplier इनवॉइस। अगर IQ के नाम की आ रही है और उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि 2 टन के 2 एसी यहाँ पे लगाए गए हैं, तो इट मींस इस पे किसका राइट है? मैं थोड़ी सी एग्जांपल चेंज करता हूँ। IQ की स्कूल ऑफ फाइनेंस की प्रॉपर्टी में 2 गाड़ियां भी हैं। आप ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट देखेंगे जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ये IQ की है? डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स? गाड़ी के कागजात देख लेंगे, टाइटल डीड्स आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। गाड़ी देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि ये IQ की गाड़ी हाँ एग्जिस्ट जरूर करती है। सुनिएगा बच्चों, अगर ये वाला प्रोसीजर में ऊपर लिख दूं और ये वाला प्रोसीजर में नीचे लिख दूं, क्यों गलत हो जाएगा? क्या ये प्रोसीजर रेलिवेंट रहेगा? क्यों रेलिवेंट नहीं रहेगा? क्यों रेलिवेंट नहीं रहेगा? जल्दी से बता दें क्यों रेलिवेंट नहीं रहेगा। क्योंकि जो असर्शन आपकी है, ये प्रोसीजर उस असर्शन को एड्रेस नहीं कर रहा। ये प्रोसीजर आपकी उस असर्शन को एड्रेस नहीं कर रहा। अगर मैं कह रहा हूं मेरा रिस्क है कि फिक्स एसेट एग्जिस्ट नहीं करते, और आप जाके गाड़ी के कागजात देख लें, गाड़ी के कागजात देखने से अभी भी ये रिस्क मौजूद है कि शायद ये फिक्स एसेट एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां तक बात समझ रहे? दोनों ही ऑडिट प्रोसीजर है, लेकिन दोनों को अगर आप स्वैप कर देंगे प्यारे बच्चों, तो प्रोसीजर आपका रेलिवेंट नहीं रहेगा। क्यों रेलिवेंट नहीं रहेगा? बिकॉज जो असर्शन है, ये प्रोसीजर उस असर्शन को एड्रेस नहीं कर रहा। दोस्त आप क्लियर हो? बच्चों यहां तक क्लियर है? किसी ने नोट नहीं करना है, किसी ने भी यहाँ पे नोट नहीं करना है। जो मैं आपसे समझाने की बात कर रहा हूं आपने वो समझनी। क्लियर हो गया यहाँ पे? अच्छा बच्चों, ये मेरे पास क्या था? ये मेरे पास क्या था? अब सुनिएगा, अगेन टेक्निकल बात नहीं कर रहा, कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूं। बिल्कुल, और नोट किसी ने नहीं करना है, इसको नोट करने की जरूरत है ही नहीं। सुनिएगा, मैनेजमेंट ने कहा मेरे पास कितनी चेयर्स हैं? 1000। मेरे पास कितनी टेबल्स हैं? 10। मेरे पास कितने एसी हैं? 20। मेरे पास कितने माइक हैं? 10। मेरे पास कितने स्पीकर हैं? 10। मेरे पास कितने बोर्ड्स हैं? 20। ये मैनेजमेंट ने आपको, मैनेजमेंट का पहला दावा आपसे, असर्शन का मतलब क्या है? मैनेजमेंट क्लेम कर रही है आपसे, मैनेजमेंट दावा कर रही है। क्या दावा कर रही है? मैनेजमेंट दावा कर रही है कि मेरे पास 1000 चेयर्स एग्जिस्ट करता है। बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है, सुनिएगा मेरी बात को। और मैनेजमेंट आपसे कहती है लेट से मेरे पास कितने एसी है? मेरे पास कितने एसी है? 5 एसी है। मेरी बात सुनिएगा,
ऐसा भी तो हो सकता है कि मैनेजमेंट के पास 5 एसी ना हो बल्कि 5 से ज्यादा एसी हो। अच्छा, अगर कम होंगे तो मुझे दिखेंगे नहीं। अगर एसी कम होंगे तो वो जब वो दिखेंगे नहीं तो आप कहेंगे ये तो एसी एग्जिस्ट, तभी तो मैं जाके इंस्पेक्ट करूंगा, एसी को ऑब्जर्व करूंगा। यहां तक बात समझ आती है? यार मुझे सिंपल सी बात है, ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 एसी ना हो 10 8 एसी हो। कौन सी सेशन की बात कर रहा हूं मैं बच्चों, जल्दी, कौन सी सेशन की बात कर रहा हूं? इट मींस मैनेजमेंट ने सारे के सारे एसी फिक्स एसी रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं किए। ये कौन सी सेशन की बात कर रहा हूं कि मैनेजमेंट ने ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं करी। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? बिल्कुल एक्टिव रहना, कॉमन सेंस है, कंप्लीटनेस समझ आती है। एग्जिस्टेंस का मतलब कि भाई नहीं 1000 तो चेयर्स ही नहीं है ही 800 चेयर, तो जाके देखो भी कि 1000 है या फिर। कंप्लीटनेस का मतलब मैनेजमेंट ने सारे के सारे एसी रिकॉर्ड नहीं किए होंगे। क्या यहां तक बात समझ? मैनेजमेंट ने सारे के सारे एसी रिकॉर्ड नहीं किए होंगे। जब मैनेजमेंट ने सारे के सारे एसी रिकॉर्ड नहीं किए होंगे, एसी का कोई ना कोई नंबर आ रहा होगा ना प्यारे बच्चों। अगर आप यहाँ पे देखें कोई ना कोई एसी का एक यूनिक नंबर आ रहा होगा, सही है? मैं आपसे एक कॉमन सेंस वाली बात करता हूँ। कितने मैनेजमेंट क्या करिए, कितने एसी उसके पास एक्चुअल में कितने? सुनिएगा, बहुत कॉमन सेंस है, खुदा का वास्ता है, कॉमन सेंस है, टेक्निकल नहीं है। एक्चुअल में कितने? अज्यूम कर लेते हैं आईक्यू में 8 एसी है, सही है, बट हमने गलती से फिक्स एसी में कितने रिकॉर्ड किए हुए? 5 रिकॉर्ड किए। आप गए सेलेक्ट जल्दी फ्रॉम फिक्स एसेट रजिस्टर एंड एसी। सर ये क्या हुआ? एग्जिस्टेंस का भी यही प्रोसीजर? ये तो कुछ गलत हो रहा है। और कंप्लीटनेस के लिए भी आप यही प्रोसीजर लिख रहे हैं, एक्जिस्टेंस के लिए भी आप ये लिख रहे हैं और कंप्लीट। मेरी बात सुनिएगा, अगर एक्चुअल में 8 एसी मौजूद हैं और मैनेजमेंट ने कितने रिकॉर्ड किए हुए, इट मींस ये 5 एसी तो होंगे ही होंगे। सुनिए, 5 एसी तो इस आईक्यू के प्रेमिसेस में मौजूद। आपका रिस्क क्या है कि जो ऊपर सेकंड फ्लोर में क्लासरूम है वहां पे जो एसी लगा हुआ है, क्या वो फिक्स एसेट रजिस्टर में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? कि मैं अगेन, मेरी बात सुनिएगा, कॉमन सेंस है। ये जो एडमिन रूम में एसी लगा हुआ है, क्या ये एसी फिक्स एसेट रजिस्टर में? इट मींस आपकी डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग फिक्स एसेट रजिस्टर नहीं होनी चाहिए। आपकी डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग फिक्स एसेट रजिस्टर नहीं होनी चाहिए। आपकी डायरेक्शनल टेस्टिंग कहां पे होनी चाहिए? कि आप सैंपल सेलेक्ट करेंगे कहां से? फिजिकल प्रेमिसेस से। आप सैंपल सेलेक्ट करेंगे कहां से? और उसको जाके ट्रेस कर लेंगे। कहां पे जाके ट्रेस कर लेंगे? फिक्स एसेट रजिस्टर में। सुनिएगा मेरी बात को, बहुत गौर से सुनिएगा। मैं मैनेजमेंट के पास गया, मैं आईक्यू के मैनेजमेंट के पास गया, आईक्यू के मैनेजमेंट ने कहा ये रे 5 एसी। आप कहेंगे ये वाला दिखाओ, वो कहती है आ जाओ ऑडिटोरियम 1 में आ जाओ। आप कहते हो ये वाला दिखाओ, वो कहते हैं आ जाओ फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ। आप कहते हो ये वाला दिखाओ, वो आपसे कहते हैं आ जाओ फाइनेंस के रूम में आ जाओ। आप कहते हो हाँ जो एसी आप बता रहे हो 5 एसी, ये एसी एग्जिस्ट। फिर आप क्या कहोगे? आप कहोगे वो वाला जो एसी है वो मुझे दिखाओ फिक्स एसेट रजिस्टर में कहां पे आ रहा है, आ भी रहा है? या फिर अगर वो आपने सैंपल सेलेक्ट करा और उसको जाके देखा कि क्या वो फिक्स एसेट रजिस्टर में आ रहा है, इट मींस ये फिक्स एसेट रजिस्टर कंप्लीट है। प्रोसीजर आपका रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट के लिए assertion अंडर कंसिडरेशन एंड डायरेक्शनल ऑफ। जब मैं एग्जिस्टेंस को चेक कर रहा था तो मेरी डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग फिक्स एसेट रजिस्टर थी। जब मैं राइट्स को चेक कर रहा था तो मेरी डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग फिक्स एसेट। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि रजिस्टर ही कंप्लीट नहीं है तो डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग फिक्स एसेट रजिस्टर नहीं होगी, डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग फिजिकल। आप एज्यूम करें आप एक कंपनी का इन्वेंट्री काउंट करने चाहते हैं। कहते हैं, आप कह रहे हो कि आपके पास ये प्रोडक्ट इतने आ रहे हैं, दिखाओ। आपने देखी, फिर आप कहोगे वो वाला जो शेल्फ है ना, वहां जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मुझे बताओ क्या वो प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री रजिस्टर में आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे? मैं आपसे एक और सिंपल बात करता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात। क्लास के अंदर रह के इसको समझेंगे, अभी सुनिएगा। मैं रेहान भाई से डिटेल लेता हूँ। रेहान भाई मुझे ऑडिट के बताएं, ऑडिट में क्लास में कितने बच्चे हैं?
रेहान भाई ने मुझे 60 बच्चों की अटेंडेंस दे दी, कह रहे 60 बच्चे ऑलरेडी क्लास में। मैं पहले नाम पुकारता हूँ, मिस्टर है, आप हाथ उठाते हैं, मैं कहता हूँ प्रेजेंट। मैं आपका नाम लेता हूँ, मिस्टर बी, आप हाथ उठाते हो, प्रेजेंट। मैं ये करता रहता हूँ। इट मींस क्लास में जो बच्चा है उसको मैं चेक कर रहा हूँ कि वो एग्जिस्ट। बट ये भी तो हो सकता है कि ये जो दो बच्चे इन्होंने फीस पे ही ना करी और क्लास में बैठे हुए लट से, फीस पे ही ना करी और रेहान भाई को फीस पे करो। रेहान मैंने जानबूझ के उसको यहाँ पे रिकॉर्ड ना किया, रिकॉर्ड करना मैं फिर क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार आपका नाम बता देना यार, हाँ मोहम्मद उस्मान। फिर मैं चेक करूंगा कि क्या मोहम्मद उस्मान का नाम स्टूडेंट के रजिस्टर में आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा। अगर आ रहा होगा तो रेहान भाई ने जो मुझे लिस्ट दी है वो कंप्लीट दी है। प्यारे बच्चों के यहाँ तक आपके बात समझ आती है? क्लियर हम सारे यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर हम सारे? कोई सवाल हो मुझसे सुकून से पूछे। देखे सिर्फ आपको एक चीज चले पूछे। हाँ दोस्त, आप यहाँ पे कह रहे हैं कि उसे अंडरस्टैंड करते हो, क्या वजह उसकी प्रैक्टिस? देखिए जितनी भी सेठिया कंपनी होती है ना वो हमेशा प्रॉफिट कम दिखाती है, लॉसेस दिखाती है। सबको पता है ना, जितनी भी सेठिया कंपनी होती है डबल बुक कीपिंग होती है ना वहाँ पे। तो जब डबल बुक कीपिंग होती है तो वो करते क्या है, वो जानबूझ के प्रॉफिट्स को कम दिखाते। क्यों प्रॉफिट्स को कम दिखाते हैं? ताकि उनको टैक्स पे ना करना पड़े। सही, वो जानबूझ के करती है। तो यहाँ पे कंप्लीटनेस का मसला होता है, रेवेन्यू कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता। सही, और मैं तुम्हें एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा अगर आज की क्लास में टाइम मिलता है तो मैं समझ आ जाएगा कि कंप्लीटनेस भी एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। मैं आज की क्लास में तुम्हारे लिए डिस्कस करूंगा। डन हो गया? यहाँ पे समझ आ रही है प्यारे बच्चों? क्लियर हम सारे यहाँ पे? अब ये वर्ड समझ आ रहा है, कौन सा वर्ड? एप्रोप्रिएट, ऑडिट, अब ये बात समझ आ रही है? क्लियर हम सारे? मैं एक मजे की बात बताऊं आपको, ये प्रोसीजर्स है, हम लिखते हैं पेपर में, प्रोसीजर्स हम पेपर में लिख रहे होते हैं। याद है वो कि हमने पहली क्लास में देखा था, कोई भी 5 प्रोसीजर लिख दो फिक्स एसेट के ऊपर और शेयर प्रीमियम के ऊपर, प्रोसीजर्स है। हम कंप्लीट नहीं लिख रहे, लेकिन हमसे वो सिर्फ क्या लिख रहे हैं, अब हमें समझ आ रहा है। समझ क्या आ रहा है कि सर हाँ रिस्क कुछ और होता है और उस रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर्स मैंने परफॉर्म करने होते हैं। ये ऑडिट प्रोसीजर्स है, इससे मुझे क्या मिल रहा है, एविडेंस मिल रहा है। और ये एविडेंस क्या होना चाहिए, सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट। सैंपल्स अगर आपने 10 की जगह 2 देख लिए सफिशिएंट नहीं है। ये प्रोसीजर आपने नीचे लिख दिया, ये वाला प्रोसीजर आपने ऊपर लिख दिया, एप्रोप्रिएट नहीं है। आपने ओरिजिनल सप्लायर इनवॉइस नहीं देखी, आपने फोटोकॉपी देख ली, नहीं है। प्यारे बच्चों यहाँ तक बात समझ आ रही है सबके? मैं एक मजे की बात बताऊं, खुश हो गए? अच्छी बात बताऊं, अच्छा सुने मेरी बात। ये क्या है, ये क्या है, सफिशिएंट। इसका नाम क्या है सनद गाइजा? एक मजे की बात बताऊं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बड़े मजे की बात है ये, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इस चीज की अलामत है, इस चीज की अलामत है मेरे प्यारे बच्चों, सैंपल्स। अच्छा अगली चीज एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट में पहली चीज रेलेवेंट। ये क्या है, ये क्या है, रिलायबल क्या होता है, थर्ड पार्टी, डायरेक्टली, रिटर्न फ्रॉम एंड सुनिएगा मेरी बात को। आखिरी चीज क्या है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करा, सैंपल को सेलेक्ट कहां से करा, डायरेक्शन ऑफ, ये जो लिखा हुआ है फ्रॉम फिक्स एसेट, ये क्या है आपका डायरेक्शनल ऑफ,
प्यारे बच्चों, जो ऑडिट प्रोसीजर मैं लिख रहा हूँ वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। और जो मैं 6 से 7 वर्ड्स वहां पे लिख रहा हूँ वो आपके ऐसा लिख रहा हूँ कि वो आपके पूरे आइजा को कवर करता है। और ये इतनी जबरदस्त चीज है कि मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगले 10 प्रोसीजर आप खुद बैठ के ड्राफ्ट कर सकते हैं। बस अब मुझे पता है कि मेरे प्रोसीजर में या मेरी लाइन में क्या लिखा हुआ आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट दे रहा हूं सबको, मुझे इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस का प्रोसीजर लिख के दें, मुझे इन्वेंट्री की कंप्लीटनेस का प्रोसीजर लिख के दें, और मुझे इन्वेंट्री के राइट्स का प्रोसीजर लिख के दें। 10 मिनट दे रहा हूं सब। बोर्ड किसी ने नहीं देखना है, बोर्ड किसी नहीं देखना है। मुझे इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और राइट्स का ऑडिट प्रोसीजर खुद से लिख के दें। चले जल्दी छेदी छेदी। जी लिखा प्रोसीजर? आसान है मुश्किल है? अब मुझे अगर पता है कि मैंने लिखना क्या है, मैंने स्टार्ट कहां से क्या करना है, मैंने डॉक्यूमेंट कौन सा देखना है, मैंने सैंपल सेलेक्ट कहां से करना है, मैं बड़े आराम से एक ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर सकता हूं। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। ये आइजा 500 को समझ में आता है कि मैंने जो एविडेंस ऑब्टेन करने चाहिए वो क्या होने चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। तो मैंने कुछ प्रोसीजर्स यहां पे लिखे। ये अंग्रेजी नहीं है, ये 8 वर्ड्स में पूरा आइजा 500 कवर्ड हो रहा है। इसके अंदर आपको सफिशिएंट भी दिखेगा, इसके अंदर आपको एप्रोप्रिएट भी दिखेगा, इसके अंदर आपको ऑडिट, अगर मैं कहता हूं एप्रोप्रिएट है तो इसके अंदर आपको रेलेवेंट भी दिखेगा, रिलायबल भी दिखेगा, इसके अंदर आपको एजर्शंस भी दिखेंगी, इसके अंदर आपको डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग भी दिखेगी, इसके अंदर आपको ओरिजिनल, थर्ड पार्टी, डायरेक्टली ये एविडेंसेस भी दिख रहे होंगे। प्यारे बच्चों को यहां तक बात समझ आती है? अगर मैं आपसे कहता हूं किसके ऊपर काम करना है? इन्वेंट्री। तो मैनेजमेंट से सबसे पहले मैं क्या ऑब्टेन कर लूंगा प्यारे बच्चों? इन्वेंट्री का रजिस्टर। इन्वेंट्री स्टॉक कह लें, इन्वेंट्री रजिस्टर कह लें। मैनेजमेंट आपसे कहेगी मेरे पास प्रोडक्ट ए की 50 क्वांटिटी है, प्रोडक्ट बी की 30 क्वांटिटी है, प्रोडक्ट सी की 40 क्वांटिटी है। सुनिएगा मेरे बात को, 3 प्रोडक्ट मैनेजमेंट बताती है और आपसे कहती है कि मेरे पास ये क्वांटिटीज आ रही। मैनेजमेंट का पहला दावा, मैनेजमेंट का पहला दावा कि भाई ये प्रोडक्ट ए वाकई में 50 एग्जिस्ट करती है, ये प्रोडक्ट बी वाकई में 30 एग्जिस्ट करती है, प्रोडक्ट सी वाकई में 40। आप कहोगे अच्छा, आप इनमें से कुछ सैंपल सेलेक्ट करें। आप कहोगे जो प्रोडक्ट ए ये वाला आ रहा है, ये कोई नंबर होगा ना प्यारे बच्चों, ये वाला आ रहा है, ये मुझे आप फिजिकली दिखा दो। Select samples from inventory register and inspect या observe physical inventory। जब आपने फिजिकली एक इन्वेंट्री को देख लिया तो आपने कहा हाँ वाकई में ये इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है। दोस्त सुनिएगा मेरी बात को, सुनिएगा मेरी बात को, क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगली एजर्शन, मैं राइट्स पे आता हूँ, अगली एजर्शन। अच्छा सर ये आ तो रहे प्रोडक्ट, लेकिन क्या ये आपने ही बनाए, क्या ये आपने ही खरीदे? तो मैंने वो प्रोडक्ट कहां से खरीदे होंगे? सप्लायर से। तो मैंने कहा सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम इन्वेंट्री रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट द ओरिजिनल सप्लायर। मैं थर्ड पार्टी एविडेंस देख रहा हूं, मैं ओरिजिनल एविडेंस देख रहा हूं, मैं रिटर्न फॉर्म में एविडेंस देख रहा हूं। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? सुनिएगा मेरी बात। मैंने एक चीज सोची, कॉमन सेंस दोस्त तुम्हारे लिए सुनना, एक चीज सोची, ऐसा भी तो हो सकता है प्रोडक्ट बी भी आ रहा हो, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोडक्ट, और कहां आ रहा होगा वो वेयर हाउस में आ रहा होगा, वो वेयर हाउस में आ रहा होगा, लेकिन मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री रजिस्टर में उसको रिकॉर्ड, इट मींस इन्वेंट्री रजिस्टर कंप्लीट। जब इन्वेंट्री रजिस्टर कंप्लीट नहीं प्यारे बच्चों, पूरी 50 की 50 देख लो, पूरे 30 की 30 देख लो, पूरे 40 के 40 देख लो, कभी भी प्रोडक्ट डी का सैंपल आपके इसमें नहीं आएगा, क्योंकि डी पड़ा हुआ कहां पर है? तो प्यारे बच्चों इट मींस मुझे अपनी डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम वेयर हाउस, और मैंने वेयर हाउस में कहा यार ये वाला प्रोडक्ट, ये मुझे दिखाओ ये क्या यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर तो आ रहा है तो इट मींस इन्वेंट्री रजिस्टर कंप्लीट है। सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम वेयर हाउस एंड ट्रेस इट टू द इन्वेंट्री रजिस्टर। मेरे प्यारे बच्चों के यहाँ तक बात आपको समझी? जी मैडम। अच्छा देखिए मैं आपको
सवाल सवाल इनका बड़ा जबरदस्त है, लॉजिकल सवाल है, लॉजिकल सवाल है। अच्छा, लेकिन आप आंसर सुनने के लिए फिर रेडी हैं, फिर आप ये ना बोलेंगे सर आगे बढ़े। सही है, तो सवाल अब सुनिएगा। अगर मैनेजमेंट एक इन्वेंट्री कहां नहीं दिखा रही, इसका मतलब है मैनेजमेंट वो अगर गलती नहीं हुई, देखिए अगर गलती हुई है इसका मतलब पड़ी हुई होगी है, वेयर हाउस से पड़ी होगी। हाँ, अगर जानबूझ के तो फिर डिजाइन टू कंसील इट, फिर वहां से भी छुपाई गई होगी। सही, उसके आगे पर्दा रख दिया होगा, कुछ वहां से उठा के किसी घर भर में लेके गए होंगे इन्वेंट्री को, छुपा प्रॉपर प्लानिंग की होगी, डन हो गया। आप नहीं पकड़ पाए, मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। लेकिन आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक कंप्लीट अगर मैं आपसे ऑडिट की बात करूं ना, थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, तो पढ़ाया नहीं है मैंने बट कॉमन सेंस है। आप इस चीज से इत्तेफाक करती है कि वो इन्वेंट्री मौजूद होगी, इन्वेंट्री खरीदी होगी, इन्वेंट्री खरीदी होगी मैंने, तो मैंने एंट्री क्या बनाई होगी? जब इन्वेंट्री खरीदी तो मैनेजमेंट ने वो इन्वेंट्री रिकॉर्ड की नहीं, इट मींस मैनेजमेंट ये एंट्री नहीं बनाएगी, छुपाएगी ना। छुपाएगी कैसे? वो एंट्री पास नहीं करेगी, बिकॉज एंट्री पास करेगी तो एफएस में ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री आ जाएगी। एग्री करते हैं? कॉमन सेंस है, अभी ऑडिट ही पढ़ा रहा, अभी ये अकाउंटिंग है ना यार। मैनेजमेंट एक चीज कैसे छुपाएगी भाई? अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना तो मैं उसकी एंट्री पास नहीं करूंगा, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। तो एग्री, इससे एग्री करती है मैडम आप? अच्छा, जब एंट्री पास नहीं हुई तो मुझे वो इन्वेंट्री ना, अच्छा, और छुपाई गई है तो ना वो इन्वेंट्री रजिस्टर में इन्वेंट्री आ रही होगी, ना वेयर हाउस में उसको छुपा दिया। सही है, डन हो गया। कितने की इन्वेंट्री छुपाई है, नंबर बताओ। 3 मिलियन। इन्वेंट्री वैसे 100 रुपए की आ रही थी टोटल। 3 मिलियन, डन हो गया। सिंपल सिंपल। ये अकाउंट पेबल किसको है? इसका मतलब है मैनेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेकंड लेग क्या आ रहा होगा? अकाउंट्स। और मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट पेबल कितने का रिकॉर्ड किया होगा? 100 रुपए का ना, ऐसे नंबर बता रहा हूँ। चलिए ये नंबर भी आप बता दें। ये चले नहीं, 100 रुपए का। सही है, होना कितना चाहिए? 3 मिलियन और 100 रुपए। होना कितना चाहिए? होना कितना चाहिए? 3 मिलियन और 100। इट मींस मैनेजमेंट आपसे कह रही है जो सप्लायर है इसको मैंने 100 रुपए देना है। आप उस सप्लायर को क्या भेजेंगे? आप उस सप्लायर को क्या भेजेंगे? कंफर्मेशन। आप उस सप्लायर को क्या भेजेंगे? जब आप उस सप्लायर को कंफर्मेशन भेजेंगे तो वो आपको डायरेक्टली रिप्लाई करेगा, और जब वो रिप्लाई करेगा तो वो कहेगा भाई मेरा तो जो रिसीवेबल है वो कितना है? 3 मिलियन और 100। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना रिकॉर्ड हुआ है? 100 रुपए। इट मींस डिफरेंस कितने का आ गया? 3 मिलियन का। आप मैनेजमेंट के पास जाएंगे और आप मैनेजमेंट से कहेंगे बेटा सामने वाला तो कह रहा है उसने तो 3 मिलियन और 100 रुपए का माल बेचा है, और आप कह रहे हैं कि आपने कितना पैसा पे किया हुआ है? ये 3 मिलियन क्या है? क्या है? वो इन्वेंट्री है जो आपने छुपाई दी। तो आप सिर्फ सिंगल लेग को ना देखें ना, आप उसकी सेकंड लेग भी देखें। सही है। फॉर एग्जांपल अगर वो परचेज में छुपा भी लेगा और मैं नहीं पकड़ पाया, या इन्वेंट्री में छुपा भी लिया उसने, पेबल पे तो मैंने क्या भेजी होगी प्यारे बच्चों? कंफर्म। जब मैंने पेबल पे कंफर्मेशन भेजी होगी तो सामने वाला तो कहे भाई सामने वाले ने माल दिया है तो पैसे तो मांगेगा आपसे। जी सर। सॉरी, सप्लायर बी से ले लेगा। सही है, ठीक है। जो 3 मिलियन वाले लिए, चलो ये 3 मिलियन वाली सप्लायर बी से लिए। सही है।
और मैनेजमेंट एफएस में सप्लायर बी को रिकॉर्ड नहीं करती। जब सप्लायर बी को रिकॉर्ड नहीं करती प्यारे बच्चों, तो एक बात है, सप्लायर बी से कोई ना कोई पेबल कितना पेबल आ रहा होगा, जीरो का आ रहा होगा। लायबिलिटी के केस में हमेशा रिस्क किस चीज का है, अंडरस्टेटमेंट का। इट मींस यहाँ पे जो छोटे छोटे बैलेंसेस आ रहे होते हैं ना, इनको मैं स्पेसिफिकली क्या करता हूँ, जीरो बैलेंस भी आ रहा है लेकिन मैं क्या भेजूंगा उसको कंफर्मेशन भेजूंगा, और मैं कहूंगा भाई मैनेजमेंट कह रही है इन्होंने तो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना। आप बताएं कि क्या आपने इस कंपनी से कोई रिसीवेबल लेना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्यारे बच्चों बैलेंस कितना आ रहा होगा, 0 रुपए का। जब आप कंफर्मेशन उसको भेजेंगे तो वो क्या कहेगा आपसे, वो आपसे कहेगा 3 मिलियन का पेबल है। आप यहां से भी पकड़ सकते हैं, यहां से भी आप कर सकते हैं। क्लियर हो? और आगे जाके जब हम पढ़ेंगे तो बहुत हजार तरीके होते हैं जिससे आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट कि अगर आपने ऑडिट प्रॉपर्ली परफॉर्म किया है। और ये जो जी जी जो बिल्कुल बैलेंस दिया हुआ उस पर। नहीं मैडम आप सही कह रही है, इन्वेंटरी रजिस्टर में हाइड कर दिया, वेयर हाउस में भी हाइड कर दिया। आप सिर्फ इन्वेंटरी के ऊपर तो काम नहीं करेंगे ना, इन्वेंटरी डेबिट हुई होगी, सॉरी 3 बैंक इन्वेंट्री ये लेकर आई है इन्होंने कहा कि जी 3 बैंक इन्वेंट्री ऐसी जो कि छुपाई गई है। जो छुपाई गई है तो खरीदी गई होगी ना, खरीदी कहां से गई होगी, तो सप्लायर से खरीदी होगी, तो सप्लायर को पैसा भी पे करना पड़ेगा। जब सप्लायर को पैसा भी पे करना पड़ेगा तो जब आप सप्लायर को कंफर्मेशन भेजेंगे तो सप्लायर आपको 100 रुपए कंफर्म नहीं करेगा, सप्लायर आपको 3 मिलियन और 100 रुपए कंफर्म करेगा। और आप बोलोगे बेटा ये 3 मिलियन ऐसे कौन से, फिर वहां से आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सप्लायर बी का क्या टाइटल नहीं लिखा हुआ। अच्छा अब इसका सवाल है, लेकिन एक चीज देखें, आप मेरे साथ पूरी रात खेल लें इसके, आपने जो छुपाना है छुपा ले, मैं पकड़ के रहूंगा इसको, सही है ना। सुनिएगा, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, मार्केट में किसी से पूछ के दिखाइएगा। चलें, खैर एक्सपीरियंस है। इनका एक बड़ा जबरदस्त और मासूमाना सवाल है, सर मैनेजमेंट ने सप्लायर की लिस्ट दी आपको, ए का नाम है, सी का नाम है, बी का नाम यहाँ पे भी छुपा दिया। अच्छा यहाँ पे छुपा दिया, सही है। एक प्रोसीजर होता है, हम खैर आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूँ। सप्लायर को पे करना है, पे करेगी, पे कहां से करेगी, बैंक से। बैंक से पे करेगी तो एक ऑडिट प्रोसीजर होता है, आप बैंक स्टेटमेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हो और आप बैंक स्टेटमेंट्स में देखते हो कि कौन कौन सी पेमेंट्स हुई है, और जो पेमेंट हुई है उसका करस्पॉन्डिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं हो रहा। था आपने बैंक स्टेटमेंट देखी और बैंक स्टेटमेंट में आपको एक पेमेंट दिख रही होगी, कितने की पेमेंट दिख रही होगी, 3 मिलियन की पेमेंट दिख रही होगी। और जहां 3 मिलियन की पेमेंट दिख रही होगी प्यारे बच्चों, आप फौरन से मैनेजमेंट से कहोगे कि भाई ये जो पेमेंट करी है इसकी इनवॉइस तो दिखाओ, और मैनेजमेंट आपको इनवॉइस दिखाएगी कि हमने माल खरीदा है कितने रुपए का, 3 मिलियन। आपको जब माल खरीदा है 3 मिलियन का, तो ये 3 मिलियन का माल या इन्वेंटरी रजिस्टर में, और जो इनवॉइस है सप्लायर की, ये सप्लायर की इनवॉइस है टू बी, और ये बी का नाम आपने यहाँ पे मिस क्यों करा हुआ है प्यारे बच्चों। क्या यहाँ तक अगर बैंक अकाउंट से पे नहीं करेगी तो प्यारे बच्चे सुने, आप पूरी रात खेले, अगर बैंक स्टेटमेंट से पे नहीं करेगी प्यारे बच्चों, कैश से उसने अगर पेमेंट करी होगी तो उसके ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, और वो जो टैक्स जो कैश में पे करेगी वो एक्सपेंस वो क्लेम कर नहीं सकेगी। जब वो एक्सपेंस नहीं क्लेम कर सकेगी 35-40% की उसको टैक्स की हिट पड़ जाएगी। जो छुपाने से फायदा हो रहा होगा उससे ज्यादा उसको क्या पे करना पड़ जाएगा, टैक्स पे करना पड़ जाएगा। और एक कंपनी जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं, और जब आप ऑडिट कर रहे हैं आप देख रहे हैं कैश में पेमेंट की गई है, बाकी सप्लायर को तो बैंक्स, और कैश से भी प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होगा कैश विड्रॉल हुआ होगा, कहां से विड्रॉल हुआ होगा, बैंक से विड्रॉल हुआ होगा। तो बैंक से जब आप मैनेजमेंट से पूछोगे 3 मिलियन कहां विड्रॉल हुआ है और आपने ये कहां पे करा है, आप वहां से भी इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आप पूरी रात खेले हैं, मैं आपसे आप ना समझो। और अभी आप लोग बड़े छोटे हैं, सुनिएगा मेरी बात को, अभी आपको 4-4.5 घंटे हुए पैदा हुए
सही है, माशाल्लाह से सवाल आप कर रहे हैं, लेकिन जवाब आपको और अच्छे कब समझ आएंगे जब हम थोड़ा सा आगे चीजों को पढ़ना स्टार्ट, और जो जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ ये आगे जाके हम पढ़ रहे होंगे प्यारे बच्चे। समझ आ रही है? और कुछ है? सवाल नहीं है, हार मान लिया आपने। देखिए ना, मेरी बात सुनो ना, एक कंपनी बनती है तो कैश से नहीं बनती, समझे? अब और बहस करनी है तो बहस करें। एक कंपनी बनती है कैश से नहीं बनती, शेयर कैपिटल से बनती है। और जब शेयर कैपिटल से बनती है तो जाके पढ़े कंपनीज एक्ट में शेयर कैपिटल के सारे सेक्शंस वगैरह, वहां पे एक डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट होता है और सारा का सारा पैसा उस डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट। ऐसा नहीं कि कंपनी बनी तो 300 मिलियन का कैश पड़ा हुआ है, वो 300 मिलियन कहां पड़े हुए होंगे उसके पास बैंक में पड़े होंगे, वहां से अगर कोई कैश। अब सुने मेरी बात, सुने कुछ ऑनलाइन वाले कुछ एग्जांपल जैसी होगी, मैं माइक ऑफ करके दूंगा, ठीक है? अच्छा, ये क्लियर है? हम सब क्लियर है प्यारे बच्चों? जी सर। इस चीज में बट आइडियली माय फ्रेंड, पहला प्रोसीजर एग्जिस्टेंस होता है। दूसरा, जब आपको ये एश्योरेंस मिल जाती है ना कि हाँ रजिस्टर कंप्लीट है, उसके बाद आप तीसरा और चौथा प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। सही है दोस्तों? तो आप इसी को इसमें करना है, ऊपर नीचे करना है, इससे मैटर नहीं करता। डन हो गया दोस्त? और कोई? मैं आपसे कह रहा हूँ पूरी रात खेलते रहे। आप क्लियर है दोस्त? मैं आपका जो सवाल है इसके ऊपर मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा। सही है? एक और एग्जांपल दूंगा। हाँ जी जी सर। जब हम कंफर्मेशन का स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना तो हम ये देख लेंगे किन किन चीजों पे कंफर्मेशन भेज सकते हैं, तो हम उसमें हम देख लेंगे कंफर्मेशन का, जब हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। हम अपना लॉयर अपॉइंट कर सकते हैं और वो लॉयर आपका कहलाएगा ऑडिटर एक्सपर्ट। इसके ऊपर आइजा 620 अप्लाई होगा, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। सही है? चलिए बच्चों, यहाँ तक बात समझ आती है? यहाँ तक बात समझ आती है? तो हमारे पास दोस्त, आप क्लियर हो यार? आप लोग जो एंड में बैठा हुआ है भाई, मेरे भाई, आप क्लियर हो यार? अच्छा, क्लियर है प्यारे बच्चों? तो अगेन जो प्रोसीजर मैं लिख रहा हूँ ये अंग्रेजी नहीं है, ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। आप यहाँ पे कॉलम, आप इस वाले बोर्ड को देख लें, आप इस वाले बोर्ड को देख लें, दोनों आपस में मैच कर। हमने लास्ट क्लास में 315 यहाँ पे एक डायग्राम बनाई थी और जो यहाँ पे रिस्क ड्राफ्ट किया था, दोनों डायग्राम्स आपस में मैच। तो जैसा पढ़ेंगे वैसा इंशाल्लाह लिख रहे होंगे। क्या ये बात आपके समझ आती है? तो थोड़ा बहुत अब हमें आइडिया हो गया कैसे परफॉर्मेंस फेज में हम जाके एसेट को देख लेते हैं, हम जाके इन्वेंट्री को देख लेते हैं, हम जाके सप्लायर की इनवॉइस ले लेते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये ऑडिट एविडेंस कहलाते हैं। और ये ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए? कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। तभी जो मैं लिख रहा हूं ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जी सर। अच्छा, मैं अगर एक डील करते हैं, आ जाओ। टाइम क्या हो रहा है? 2 बज रहे हैं। क्लास कब तक है हमारी? What if अगर हम 2:45 या 3 पे ऑफ कर दें, हम नमाज का ब्रेक लें, फिर 15-20 मिनट आप लोग आए, फिर हम कंटिन्यू करें और फिर 3:30 पौने 4 तक ले जाएं। इससे अच्छा ये नहीं है कि हम 3 बजे तक या 3:25 3:28 तक हम 3 बजे क्लास ऑफ कर देंगे। पहले डन है? हम 2:45 से 3 के दरमियान क्लास ऑफ कर देंगे। ठीक हो गया यहाँ पे? अच्छा, कोई सवाल मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को? जी सर। जी सर, पूछो। बट आपने फिजिकल से जाके उसको ट्रेस कर लिया ना इन्वेंट्री रजिस्टर पे। जो इन्वेंट्री रजिस्टर मैनेजमेंट ने दिया हुआ है, सॉरी, हाँ, ये आपने इसलिए नहीं करा बिकॉज आपकी जो पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन क्या थी? वो पॉपुलेशन आपकी इन्वेंट्री रजिस्टर थी। तो इसको जो मैनेजमेंट आपको डॉक्यूमेंट देती है, सैंपलिंग आपने वहां से करनी होती है और आपने ये देखना होता है कि क्या ये सैंपल या जो पॉपुलेशन है ये कंप्लीट है। तो इसके लिए आपने कंप्लीटनेस का एक ऑडिट प्रोसीजर ऑलरेडी परफॉर्म
कर लिया प्यारे बच्चों याद। अच्छा सेकंड चीज सुनिएगा मेरी बात को, इसका सवाल थोड़ा सा एक रेलिवेंट सवाल है कि सर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के लिए आपने इन्वेंट्री रजिस्टर से क्यों लिया? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आप सैंपल कहां से सेलेक्ट कर सकते थे? आप इन्वेंट्री, जो मेरी सैंपलिंग भी होती है ना, सुनिएगा, अगर 100 ट्रांजैक्शन हुई है, 100 में से अगर 10 ठीक है तो मैं क्या कहता हूं 90 भी 10 ट्रांजैक्शन भी सेलेक्ट करनी होती है ना प्यारे बच्चों, ये हैफेजर्ड नहीं करनी होती। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का आइडिया है आपको? जो स्टैट्स में पढ़ा होगा यार आप लोगों ने, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का आइडिया है वो, अगर मैं सिस्टम से पूछूं कि मुझे कौन सी ट्रांजैक्शन देखनी है और सिस्टम मुझे बताए कि आपने ये 10 ट्रांजैक्शंस देखनी है, तभी मैं उसके रिजल्ट्स को पूरी पॉपुलेशन में प्रोजेक्ट कर सकता हूं। तब मैं ये कह सकता हूं कि 100 ट्रांजैक्शन मैंने 10 देखी और 10 वो देखी जो अनबायस्ड है, जिसमें मेरी कंट्रीब्यूशन जो सिस्टम ने मुझे बोला वो मैंने 10 ट्रांजैक्शंस देखी है। तो सिस्टम के ऊपर आप तभी अप्लाई कर सकोगे जब आप रजिस्टर पे कर सकोगे। मैनुअली ट्रांजैक्शंस को आपने सेलेक्ट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जो कि हम अगेन एज अ 530 सैंपलिंग में प्यारे बच्चे देखेंगे। यहां तक बात समझ आती है सबकी? जी सर। सैंपलिंग स्टाइल में देख लेंगे हम, रिवाइज कर सकते हैं वैसे, बट हम सैंपलिंग स्टाइल में देख लेंगे। डन हो गया प्यारे बच्चों? यहां तक बात समझ आती है? अच्छा नोट कर चुके हैं आप ये सारी चीजें? तो आपने थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया, थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया। हमने किस चीज का आइडिया ले लिया? हमने थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस फेज का आइडिया ले लिया कि परफॉर्मेंस फेज में एज एन ऑडिटर मैं क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता हूँ। हैंड आउट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मेरे भाई।